इस डेटा में जो है ना 50 रिकॉर्ड्स बनेंगे, आई मीन 50 रोज बनेंगी। और वो जो डेटा होगी ना उसमें जो कि स्टडी आर्ट्स वाला कॉलम होगा, उसमें जो उस डेटा की रेंज होगी ना वो 1 से लेकर 10 तक होगी। मतलब किसी स्टूडेंट के स्टडी आर्ट्स होंगे 5, किसी के होंगे 6। तो इस तरह से टोटल 50 रिकॉर्ड्स बनेंगे जो कि हमने एनपी के थ्रू एक रेंडमली डेटा जनरेट करवाया, क्योंकि हमने कोई भी डेटा सेट यहाँ पर डाउनलोड नहीं किया। वी नीड डेटा, इधर यू डाउनलोड इट फ्रॉम कैगल अ डेटा सेट और यू जनरेट इट बाय योर सेल्फ। कि हम लोग नमपाई को यूज़ करके एक रेंडमली जनरेट करवा लें, तो यहाँ पर हमने रेंडमली जनरेट करवाया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये हमने रेंडमली नंबर्स जनरेट करवा लिए, हमारे पास डेटा सेट आ गया। अब इसके जो एग्ज़ाम आवर्स है ना, इस एग्ज़ाम के स्कोर्स हैं वो किस तरह से कैलकुलेट होंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय स्टडी आवर्स प्लस 3 और रैंडम नॉइस। इस तरह से करके बेसिकली हमारे पास ये हमने फॉर्मूला बना दिया कि आपके जो है ना एग्ज़ाम के स्कोर को किस तरह से कैलकुलेट करना है। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, उसके बाद है कि हमारे पास ये जब कैलकुलेशन हो गई और ये सारे जो डेटा हम लोग स्टोर करवा रहे हैं ना, वो कहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं, पंडास के डेटा फ्रेम में। और उसमें कितने कॉलम्स होंगे आपके पास, स्टडी आवर्स और दूसरा आपके पास क्या हो गया, एग्ज़ाम स्कोर। ये दोनों हमारे पास जो है ना ये इस डेटा फ्रेम में। ऊपर हमने जो है ना लाइब्रेरीज इंपोर्ट की थी, तो वहाँ पर हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया था नमपाई, क्योंकि हमने किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पर हमने रेंडमली एक डेटा जनरेट करवाया। फिर हमने पंडास को इंपोर्ट किया था, क्यों, क्योंकि हमने जो रेंडमली डेटा जनरेट करवाया ना, एक डेटा सेट बना लिया है, उसको स्टोर हमने किस में करना है, डेटा फ्रेम्स में स्टोर करना है, तो वो हमने यहाँ पर कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये जब डेटा सेट बन गया, उसको हमने पंडास में स्टोर करवा लिया। तो अब ये बेसिकली क्या प्रिंट करवा रहा है कि उसकी स्टार्टिंग की 10 रोज़ और उसकी समरी होगी। ठीक है, समरी किस चीज़ की होगी आपकी, कि आपके पास मीन हो गया, मिनिमम मैक्सिमम, इस तरह से उस डेटा की समरी। और ये जो डेटा df.head जो कि फंक्शन है, दैट इज़ यूज टू शो द रोज ऑफ द डेटा सेट। तो अगर हम लोग जब इसको df.head अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं देते, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग की कुछ रोज़ को प्रिंट करता है। अगर आप लोग स्टार्टिंग की कुछ रोज़ को एक्सप्लिसिटली नंबर देकर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि भाई हम अपने डेटा सेट की स्टार्टिंग की 100 रोज़ को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, अपने डेटा सेट की स्टार्टिंग की 20 रोज़ को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो इसके पैरामीटर में आकर यहाँ पर हम लोग वो वैल्यू लिख देते हैं जितना हमने वहाँ पर प्रिंट करवाना है। इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास फंक्शन होता है जिसका नाम है df.टेल। टेल क्या होता है कि हमारे पास उसमें लास्ट की जो हमारे डेटा सेट की रोज़ होती है ना, उसको प्रिंट करवाते हैं। वो भी इसी तरह से हेड की तरह काम करता है कि अगर आपने यहाँ पर पैरामीटर में कोई नंबर नहीं दिया तो रेंडमली लास्ट की 5 रोज़ को प्रिंट करवाएगा। अदरवाइज़ अगर आप चाह रहे हैं कि आप भाई अपने डेटा सेट की लास्ट की 10 रोज़ को प्रिंट करवाएं, लास्ट की 15 रोज़ को, तो यहाँ पर पैरामीटर में आकर आप वो नंबर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस सेल में हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपके पास जो सेल नंबर 3 है, तो सेल नंबर 3 में आपके पास क्या हो रहा है। सेल नंबर 3 में सारा कुछ जो हो रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू द विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा सेट। और यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, 2 प्लॉट्स यूज़ कर रहे हैं। एक हो गया आपके पास जो ना स्कैटर प्लॉट और दूसरा हो गया आपके पास हिस्टोग्राम। हमने विजुअलाइजेशन के लिए किस चीज़ की हेल्प ली है, एक स्कैटर प्लॉट के लिए और दूसरा हिस्टोग्राम के लिए। स्कैटर के लिए हमें पता है स्कैटर, और ये हिस्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हिस्टोग्राम की विजुअलाइजेशन। जब आपको हिस्टोग्राम बनाना हो ना, वहाँ पर प्लॉट उसके लिए। अच्छा, स्कैटर प्लॉट जो है ना वो रिलेशनशिप शो करेगा किस चीज़ के बीच में, स्टडी आवर्स और एग्ज़ाम स्कोर्स के बीच में, जहाँ पर हर एक पॉइंट जो है ना वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। स्कैटर प्लॉट में स्कैटर प्लॉट हमारा कुछ इस तरह से होता है ना कि ये कुछ पॉइंट्स होते हैं और वहाँ पर हर एक पॉइंट जो है ना, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की हम लोग बात करें तो ये पर्टिकुलर पॉइंट 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो स्टूडेंट के जो है ना मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एग्ज़ाम स्कोर हो गया हमारे पास ना, और दूसरा स्टडी के आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस पर कोई ना कोई वैल्यू होगी और दूसरी वाई एक्सिस पर वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर स्कैटर प्लॉट काम कर रहे हैं। अच्छा, हिस्टोग्राम की अगर बात करें ना, जो कि यहाँ पर हमने यूज़ किया है, तो हिस्टोग्राम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं यहाँ पर किस चीज़ की, एग्ज़ाम के स्कोर्स की। और जो एवरेज स्कोर्स है ना उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे,
रेड डेश्ड लाइन से। हमने यहाँ पर हिस्टोग्राम में 2 चीज़ें बेसिकली वहाँ पर यूज़ की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोरिलेशन आपके पास जो है ना, ये तो हो गया आपके पास हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट। अच्छा, उसके बाद जो है ना कोरिलेशन कैलकुलेट किया जा रहा है। थर्डली आपके पास यहाँ पर क्या है, कोरिलेशन कैलकुलेट किया जा रहा है। कोरिलेशन क्या होता है कि आपके बिटवीन कॉलम्स कितना वहाँ पर रिलेशनशिप है, वो कितना एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। किसी एक के इंक्रीज़ होने से अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो वो उसकी बेसिकली रिलेशनशिप को शो करता है कि हाँ, इस कॉलम और इस कॉलम में हमारे पास वहाँ पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर भी जो है ना कोरिलेशन कैलकुलेट किया गया है किस आर्स के बीच में, सॉरी किस कॉलम्स के बीच में, स्टडी आर के बीच में और स्कोर्स के बीच में। और अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0.7 से ज़्यादा होती है ना, अगर ये जो हमने कैलकुलेट किया जिस तरह से, तो इसकी वैल्यू अगर 0.7 से ज़्यादा है तो इट मीन्स क्या कि वो पॉजिटिव रिलेशन को जो है ना वो करता है, शो करता है, जो कि हमारे पास हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है। 0.7 से ज़्यादा का मतलब है कि भाई वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि हाँ, स्टडी आवर्स बढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स में स्कोर भी बढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कोरिलेशन फाइंड कर दिया। अब आ जाते हैं आपके सेल नंबर 4 पर। अभी तक हमने जो किया है, फर्स्ट फेज़ था लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवा लिया। पहले फेज़ में हमने क्या किया, इंपोर्ट करवाई लाइब्रेरीज़, ठीक है। लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवाने के बाद हमने जो है ना डेटा सेट क्रिएट किया। डेटा सेट क्रिएट करने के बाद हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया, उसकी जो है ना डेटा को विजुअलाइज़ किया, उसकी स्टार्टिंग की रोज़ को प्रिंट आउट किया, उसको प्लॉट करवाया, हिस्टोग्राम यूज़ किया जो है ना, जो कि बिन्स के थ्रू वहाँ पर एग्ज़ाम स्कोर और ये सारी चीज़ें हमारे पास शो कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें कर ली। अब आ जाते हैं हमारे पास चौथे नंबर सेल पर। तो चौथा जो कि यहाँ पर हमारे पास सेल है, इसमें हमारे पास क्या कर रहा है, मैन्युअली कैलकुलेट कर रहा है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूजिंग दी डेटा सेट के, जो हमारे पास डेटा सेट की वैल्यूज़ है ना उसका OLS कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद है कि सबसे पहले वो मीन कैलकुलेट कर रहा है ऑफ स्टडी आवर्स, और उसके बाद एग्ज़ाम स्कोर, इन दोनों की मीन कैलकुलेट कर रहा है। और उन दोनों की मीन कैलकुलेट करने के बाद जो है ना वो स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर, क्योंकि हम लोग क्या यूज़ करने जा रहे हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंटरसेप्ट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्यूट हो गई, इन सारे उनके। तो फाइनली हमारे पास क्या है, जो कि रिग्रेशन के लिए एक क्वेश्चन थी ना, जो कि ऊपर हमने डिस्कस की थी, यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, ये वाली आपके पास ये वाली है ना। तो अब इस वाली इक्वेशन में हमारे पास ये था ना कि BO आपके पास ये, तो ये हमने जो है ना नीचे अभी जो मैंने डिस्कस किया कि किस तरह से हम लोग स्लोप को, मीन को, इन सारी चीज़ों को जो है ना कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो किस लिए, क्योंकि हमारे पास ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन का ये फॉर्मूला है जो कि बेसिकली इस तरह से शो होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग यही रिलेशनशिप बना रहे थे अभी जो कि हमने मॉडल यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें जब हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पर, अब आ जाते हैं वापस सेल नंबर 4 पर, कि जहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कि ये जब मैन्युअली कैलकुलेट हो गई, सारी चीज़ें हो गई, अब बारी आ जाती है कि हम अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को, अपनी जो जनरेट की है हमने रैंडमली डेटा, उस पर हम लोग ट्रेन करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो है ना इस पूरे जो कि सेल नंबर 5 में आपके पास ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग किस चीज़ की, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। और ऊपर हमने इसके लिए जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी, जो कि साइकिल लर्न, इसके लर्न हम लोग कह रहे हैं। अच्छा, तो डेटा सेट हमारे पास अच्छा, ऊपर हमने एक और भी चीज़ इंपोर्ट करवाई थी जो कि स्प्लिट वाला था ना, इसके लर्न, टेस्ट और ट्रेन स्प्लिट, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया कि टेस्ट और ट्रेन स्प्लिट हमारे पास क्यों होता है और हमारे पास किस नीड में आता है। तो हम लोग यहाँ पर वही चीज़ कर रहे हैं कि हमने अपने जो है ना डेटा को यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। अच्छा, स्प्लिट यहाँ पर जो है ना, ये जो हमने लिखा है 0.2 मीन्स 20% डेटा कहाँ पर जाएगा, आपके पास टेस्टिंग में जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास कितना बचा, अगर 20% टेस्टिंग के लिए जा रहा है तो इट मीन्स 80% डेटा आपके पास कहाँ पर जाएगा,
ट्रेनिंग के लिए जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्प्लिटिंग कर ली है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास जो डेटा सेट है ना, हर एक डेटा मतलब जो भी हमने डेटा बेसिकली जनरेट किया, ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है। तो हमारे पास डेटा में हर एक डेटा पॉइंट के साथ ना उसका लेबल भी गिवन है। उसका लेबल क्या गिवन है कि भाई अगर ये डेटा है तो आपके पास था ना कि स्टडी आवर्स तो एग्ज़ाम स्कोर, तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि हमारे पास जो है ना एक्स ट्रेन जो है ना एक्स ट्रेन और उसके बाद वाई ट्रेन, ठीक है। अब एक्स ट्रेन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी डेटा को। वाई ट्रेन उसके लेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये डेटा पॉइंट है, अगर डेटा पॉइंट 1 है तो उसका लेबल ये वाला है, अगर डेटा पॉइंट आपके पास 2 है तो उसका लेबल ये वाला है। तो इस तरह से उसी तरह से एक्स टेस्ट हो गया, वाई टेस्ट हो गया। टेस्टिंग के डेटा सेट में भी क्या होगा, आपका गिवन डेटा सेट होगा, साथ में उसका लेबल होगा। क्योंकि जब हम लोग एवेल्यूएट करवा रहे होते हैं ना अपने मॉडल को, तो तब भी हमारे पास वो डेटा गिवन होती है, ताकि हमें सही और गलत का तो पता चले ना कि हम लोग एवेल्यूएशन किसके बेसिस पर कर रहे हैं। कि भाई मॉडल ने कहा है कि इस स्टूडेंट के मार्क्स 80 हैं, लेकिन हमें पता है हमारे डेटा सेट में कि क्योंकि हमने जो 15% टेस्टिंग के लिए रखा था, तो हमें पता है कि उस 15% में जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग इस स्टूडेंट के 80 नहीं जबकि 82 मार्क्स है। तो ये जो हमारे पास 82 गिवन है ना, तो 82 को हम लोग कहते हैं लेबल। ये क्या है आपके पास, उस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट का लेबल। तो हमारे पास इसलिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज़ हुई हैं। अच्छा, इसको हमने स्प्लिट कर लिया। उसके बाद एक और मेन चीज़ यहाँ पर आ जाती है, जो कि है आपके पास रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट आपके पास ये जो 42 है ना, रैंडम स्टेट एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मशीन लर्निंग में, जो कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ। रैंडम स्टेट में क्या होता है, ये जो जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 42, तो ये एक रैंडमली नंबर हम लोग देते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके पास जब हर दफ़ा में आपका कोड रन होता है ना, तो आपने अगर कोई भी यहाँ पर एक पैरामीटर बता दिया है, सही है। इससे क्या होगा कि हर दफ़ा के जो है ना स्प्लिटिंग में आपकी डेटा उसी तरह से जो है ना आपकी ट्रेनिंग के दौरान डेटा सेम स्प्लिटिंग होगी। तो आप जो है ना इंश्योरिटी करते हैं किस चीज़ की, कंसिस्टेंसी की। तो कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, रैंडम स्टेट। और यहाँ पर ये रैंडमली कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास, हमने जो है ना एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो कि कॉल कर लिया, क्रिएट कर रहे हैं हम इस मॉडल को। और हमारे पास उसके बाद जो है ना एक्स एंड वाई ट्रेन जो कि हमारे पास मॉडल। अच्छा, उसके बाद पैरामीटर्स आ गए और हमने जो है ना ट्रेनिंग वगैरह के लिए यहाँ पर अपने मॉडल को रेडी कर लिया है। उसके बाद सेल नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो सेल नंबर 6 आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर जो अभी हमने ट्रेनिंग करवाई आपके लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, उसके लिए आपके पास यहाँ पर विजुअलाइजेशन है 2 प्लॉट्स को यूज़ करते हुए। जो कि पहला प्लॉट है वो रिग्रेशन लाइन की जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में डेटा पॉइंट्स है ना, उनको डैश्ड वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद दूसरा जो कि है आपके पास रिग्रेशन लाइन, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन किस चीज़ की, रिलेशनशिप स्टडी आवर्स और एग्ज़ाम स्कोर के बीच में। उसके बाद दूसरा प्लॉट है जो कि कंपेयर कर रहा है एक्चुअल एग्ज़ाम के स्कोर्स जो थे उसको प्रेडिक्टेड स्कोर्स के साथ, क्योंकि अब ट्रेनिंग हो चुकी है, उसने जो भी प्रेडिक्शन की है आपके पास, तो उन दोनों में। अच्छा, अगर पॉइंट्स जो है ना वो, क्योंकि हमने यहाँ पर रेड डैश लाइन को यूज़ किया है जो कि ऊपर भी हमने लिखा हुआ था, तो अगर उसके जो है ना क्लोज है रेड डैश लाइन के, तो इट मीन्स कि मॉडल की प्रेडिक्शंस जो है ना वो एक्यूरेट हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया। अच्छा, एवेल्यूएशन के लिए हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स हैं। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है ना मशीन लर्निंग के 2 तरह के टास्क होते हैं ना, एक रिग्रेशन होता है, एक होता है आपके पास क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन के लिए जो एवेल्यूएशन मैट्रिक्स होती हैं वो अलग होती हैं, और जो क्लासिफिकेशन के लिए हैं वो हमारे पास एवेल्यूएशन मैट्रिक्स अलग होती हैं। एवेल्यूएशन मैट्रिक्स हम लोग किस चीज़ को कहते हैं, एवेल्यूएशन मैट्रिक्स का मतलब है कि आपने जब एक मशीन लर्निंग के
एल्गोरिथम को ट्रेन कर लिया, तो अब इसको ट्रेन करने के बाद उसकी इवेल्यूएशन करना, उसको एवेल्यूएट करना कि उसने ठीक तरह से उसकी ट्रेनिंग हुई है या नहीं, और उसकी ट्रेनिंग होने के बाद वो वहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस अब क्या है, किस तरह से अनसीन डेटा पर क्या वो रिलायबल है या नहीं है, वो आपको कितने % सही प्रेडिक्शंस दे रहा है और कितनी % गलत प्रेडिक्शंस दे रहा है। तो रिग्रेशन के लिए जो आपके पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होती हैं, जिसमें होता है सबसे पहले आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर और उसके बाद आर स्क्वायर्ड एरर। इन चारों को जो है ना, ये अलग से हमारे पास सिलेबस में है, तो इन चारों को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो खैर हमारे पास ये चारों जो है ना, मैं समरी करके थोड़ा सा बता दूं कि ये चारों आपके पास रिग्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। MAE बेसिकली क्या करता है, जो एरर है ना, एरर किस चीज़ को कहते हैं कि आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यू है कि भाई मॉडल ने कहा कि इस स्टूडेंट के मार्क्स हैं 82, जबकि एक्चुअल मार्क्स जो थे ना उसके वो थे 85। तो 85 जो कि एक्चुअल वैल्यू है और 82 जो कि प्रेडिक्टेड वैल्यू है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को कहते हैं एरर। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो ये हमारे पास एरर है। तो MAE क्या करता है, वो एवरेज एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करता है। MSE क्या करता है, उसी एब्सोल्यूट एरर का स्क्वायर कर देता है। RMSE आपके पास क्या करता है कि उसका जो एवरेज स्क्वायर निकला ना, उसका रूट स्क्वायर निकालते हैं। तो ये आपकी RMSE क्या करता है कि आपकी वैल्यू का रूट निकाल लेता है। तो ये चारों जो पांचों हमारे पास जो है ना इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ होती हैं, क्योंकि कुछ आपके पास जो है ना आपके एरर को बहुत बड़ा करके दिखाती हैं, कुछ आपके एरर को बहुत छोटा करके। अगर आप आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कि जहाँ आप छोटे छोटे एरर को भी बहुत बड़ा करके देखना चाह रहे हैं या नहीं, तो वहाँ पर इस तरह की इवैल्यूएशन मैट्रिक आप वहाँ पर यूज़ करेंगे। सही है। अच्छा, उसके बाद ही आपके पास सेल नंबर 7 आ जाता है, जो कि सेल नंबर 7 में यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कोड जो है ना एवेल्यूएट कर रहा है आपके जो रिग्रेशन मॉडल जो था ना उसकी परफॉर्मेंस को। और ये किस किस चीज़ को कैलकुलेट कर रहा है, MAE को कैलकुलेट कर रहा है, MSE को और आर स्क्वायर को, RMSE को। ठीक है, ये जो चारों वैल्यूएशन मैट्रिक्स हमने पढ़ी, इन चारों को कैलकुलेट करके उनको यहाँ पर सिंपली आपके पास प्रिंट कर रहा है, और वो एवेल्यूएट किसके उस पर करेगा, आपके ट्रेनिंग जो टेस्टिंग सेट है ना उस पर करेगा। तो आपके पास यहाँ पर आ गई इवेल्यूएशन। वैल्यूएशन के बाद आ जाते हैं सेल नंबर 8 पर। तो ये कोड बेसिकली क्या करता है, ये क्या कर रहा है कि बेसिकली जो रेजिडुअल एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या हमारे रिग्रेशन के मॉडल की एजम्पशंस जो थी वो सेटिस्फाइड थी या नहीं थी। रेजिडुअल क्या होता है कि एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ जो है ना वो कैलकुलेट की जाती हैं ट्रेनिंग के लिए भी और टेस्टिंग के लिए भी। किस तरह से कि हमारे पास रेजिडुअल्स होते हैं और एक फिटेड प्लॉट होता है। वो क्या करता है, किसी भी अगर जो एरर है ना, सही है, एरर्स एक्चुअली इफ़ एरर्स आर रेंडमली स्केटर्ड, मतलब कि आपके पास वहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, तो वो आपके पास गुड मॉडल है। तो इस तरह से आपके पास वहाँ पर हम लोग जो ना विजुलाइजेशन करवा रहे हैं किस चीज़ की, रेजिडुअल्स की। उसके बाद आ जाते हैं आपके जो ना सेल नंबर 9 पर, जो कि सेल नंबर 9 क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है एग्जाम स्कोर्स के फॉर न्यू स्टूडेंट्स यूजिंग द ट्रेंड लीनियर रिग्रेशन। जो हमने ऊपर ट्रेंड किया लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसको जो है ना क्या कर रहा है, एक नए स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड पर वहाँ पर उनके जो है ना प्रिंट कर रहा है जो ना उनके एग्ज़ाम स्कोर, और नया डेटा सेट क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर। और उस नए डेटा सेट में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, जो हमने ये लिखा हुआ है 2, 4, 6, ये कुछ हमारे पास जो ना स्टडी आवर्स है। और इन स्टडी आवर्स के बेसिस पर क्या करेगा, जो हमारी इक्वेशन थी कि आपके पास उसके बेसिस पर ये इन स्टडी आवर्स को लेकर एक प्रेडिक्शन जो है ना जनरेट करेगा। प्रेडिक्शन किस चीज़ की, एग्ज़ाम के स्कोर्स की। अब जो भी जो है ना उसने प्रेडिक्ट किए हैं स्कोर, उसके बेसिस पर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रेड्स में, कि अगर हमारे पास जो ना स्कोर 90 से ज़्यादा है तो A+ दे दे, अगर 80 या 80 से ज़्यादा है तो A, और इस तरह से करके हमारे पास ग्रेड अगर 70 या 70 से ज़्यादा है तो B, C और उसके बाद F। तो इस तरह से हमने बेसिकली क्या किया, पहले एक हमने पूरा मॉडल वगैरह ट्रेन कर लिया, सारी चीज़ें कर ली,
इस वाले सेल में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं न्यू डेटा पर जो कि हमने यहाँ पर जनरेट करवा ली। ये किस चीज़ की, आवर्स की, क्योंकि हम लोग इस मॉडल को आवर्स देंगे कि भाई स्टूडेंट 1 है उसने 2 घंटे पढ़ा, स्टूडेंट 2 है उसने 4 घंटे पढ़ा, उस स्टूडेंट 3 है उसने 6 घंटे पढ़ा। तो अब बताओ कि इन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में स्कोर्स क्या आ सकते हैं। तो इसने यहाँ पर प्रेडिक्ट किए, प्रेडिक्ट करने के बाद उनको ग्रेड्स में कन्वर्ट किया। मैन्युअली हम लोग यहाँ पर इफ़ एंड एल्स की कंडीशन लगाकर मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है वो नंबर्स ही होंगे, लेकिन उन नंबर्स को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रेड्स में। तो ऐसा नहीं कि मॉडल ने वहाँ पर ग्रेड्स आउटपुट दिए, नहीं, मॉडल ने आपको नंबर्स ही आउटपुट दिए हैं। उन नंबर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद फाइनली जो है ना आपके पास कोड प्रिंट कर रहा है किसको, आपके स्टडी आवर्स को, प्रेडिक्टेड स्कोर को, और जो भी उसके साथ आपका ग्रेड है ना, इन तीनों चीज़ों को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं कि आवर्स को भी प्रिंट कर दो कि भाई ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1 उसका ये स्टडी आवर्स थे 2, और उसका स्कोर जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया ना कि भाई ये 2 घंटे पढ़ता है तो इसके स्कोर आ सकते हैं 40, सही है। तो 40 वाले को जाएगा सी ग्रेड या एफ ग्रेड या जो भी पर्टिकुलर ग्रेड, तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हमने यूज़ करते हुए एक सिंपल सा टास्क परफॉर्म किया है। यहाँ पर हमने जो है ना काफ़ी चीज़ें मैन्युअली की, कि हमने जो है ना वो वेट्स को कैलकुलेट करना, ये जो भी हमारे पास कैलकुलेशंस थी ना, सॉरी, तो उनको हमने मैन्युअली किया। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली भी करना चाहें तो हम लोग सिंपली मॉडल लिख देते हैं, डेटा उसे दे देते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब आ जाते हैं आपके पास सेकंड टाइप जो कि है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो ये जो तीनों रिग्रेशन की टाइप्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले इनके डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इन तीनों में डिफरेंस क्या है। एक है हमारे पास लीनियर रिग्रेशन, दूसरा है हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तीसरा है हमारे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन जो है ना ये कैप्चर करता है रिलेशनशिप को दो वेरिएबल्स के बीच में। जिस तरह से अभी हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक टास्क किया ना, तो स्टडी आवर्स और हम लोग एग्ज़ाम के स्कोर को डिस्कस कर रहे थे, तो वो उनके बीच में रिलेशनशिप को एग्जिस्ट जो है ना प्रेडिक्ट कर रहा था। तो ये था आपके पास लीनियर रिग्रेशन। अगर हम लोग लीनियर मतलब क्या करता है कि आपके पास दो वेरिएबल्स जो है ना उनके बीच में रिलेशनशिप्स को वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, उनको प्रिडिक्ट करते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की ना, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1 होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? आपके इनपुट वेरिएबल्स, आपके कौन से एक्स वेरिएबल्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट वेरिएबल्स, जो कि आपके पास इंडिपेंडेंट होते हैं। और डिपेंडेंट वाला कौन सा होता है? डिपेंडेंट वाला आपके पास वाई वाला होता है, जो कि आउटपुट वेरिएबल होता है। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन, तो इनमें तो ये डिफरेंस हो गया कि इसमें हमारे पास जो है ना वेरिएबल्स कितने हैं, रिलेशनशिप कितनों के बीच में, दो के बीच में। जबकि मल्टीपल वाले में आपके पास मोर देन 1 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल रिग्रेशन आपके पास क्या है? ये जो हमने पढ़ा ना लीनियर रिग्रेशन, ये जो है ना एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? रिलेशनशिप को एग्जिस्ट जो है ना रिप्रेजेंट करता है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि भाई यहाँ पर कोई एक डेटा पॉइंट है, तो मैंने कहा कि भाई स्टडी आवर्स हमारे एक्स एक्सिस पर हैं और एग्ज़ाम स्कोर आपके पास वाई एक्सिस पर है। तो इस ये पॉइंट जो है ना 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 90 का मतलब क्या है कि भाई अगर हम लोग कहें कि भाई उस स्टूडेंट के थे स्टडी आवर्स 5, तो उसका स्कोर क्या आ गया? 90। तो देखें एक स्ट्रेट लाइन किस तरह से आपके पास जो है ना रिलेशनशिप बता रही है आपके डिपेंडेंट कौन सा है आपका ये वाला वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट आपके पास कौन सा है? ये वाला वेरिएबल। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को शो करवा रही है एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। जबकि पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल जो है ना एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। और वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप किस तरह से बताता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन के साथ उस पर्टिकुलर डेटा पर। तो पॉलिनोमियल को कहाँ पर यूज़ करना चाहिए? जहाँ पर
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा हो ना, तो उनको सिंपल टास्क के लिए नहीं, पॉलिनोमियल अक्सर जो है ना कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। जबकि अगर आपके पास सिंपलर स्ट्रक्चर है, सिंपलर डेटा है, तो वहाँ पर आपके पास लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज़ होगा। तो लीनियर रिग्रेशन क्या है? दैट इज़ सिंपलर, ईजियर टू इंटरप्रीट, और इसमें कम पैरामीटर्स होते हैं। सही है। जबकि अगर हम लोग पॉलिनोमियल की बात करें ना, तो पॉलिनोमियल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है, और इसमें जो है ना ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के लिए बेसिकली यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ ओवर फिटिंग। मैं ओवर फिटिंग को थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ओवर फिटिंग आपके पास जो है ना लीनियर रिग्रेशन में कम होती है, जबकि आपके पास उसमें पॉलिनोमियल में ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ओवर फिटिंग क्या होता है? ये मशीन लर्निंग का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ओवर फिटिंग जब आपके पास जो है ना, overfitting is basically what? When model fits too closely, when model fits too closely or even exactly to its training data, such that it can't make accurate predictions other than training data. मतलब कि क्या कि ओवर फिटिंग तब होती है कि जब आपका मॉडल जो है ना आपके ट्रेनिंग डेटा पर इतना अच्छा उस ट्रेनिंग डेटा पर इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि अगर उसे कोई अनसीन डेटा दी जाए ना, तो वो उस पर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अब इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जिसे नहीं हम लोग कहते हैं कि रटाफिकेशन। रटाफिकेशन क्या होती है कि आप किसी भी चैप्टर के उस पर्टिकुलर टॉपिक को इतना रट्टा लगा लो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन आपको एग्जैक्ट अगर उस बुक में से पूछा जाए ना कि भाई ये चीज़ क्या लिखी हुई थी बुक में, ये चीज़ क्या लिखी हुई थी बुक में, तो आप एग्जैक्टली ठीक बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रट्टा लगा हुआ था। लेकिन वही चीज़ अगर आपको दूसरे तरीके से पूछी जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके पूछी जाए, तो फिर जो है ना आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे? क्योंकि जस्ट आपने जो डेटा बुक में देखी, आपने उसका रट्टा लगा दिया, और जब रट्टा लगाया तो आपको उसी से रिलेटेड आउट ऑफ बुक हमने कोई चीज़ पूछी, तो अच्छा आपने परफॉर्म नहीं किया। वो किस वजह से हुआ? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो सेम गोज़ फॉर द मॉडल दैट इज़ ओवर फिटेड। तो ओवर फिटेड का मतलब क्या होता है कि उसने ट्रेनिंग डेटा को इतनी बार देखा है और इस तरह से देखा है कि वो ट्रेनिंग डेटा पर तो आपको 100% एक्यूरेसी देगा, कि आप उससे कोई भी ट्रेनिंग डेटा से उठाकर कुछ भी पूछ लो तो वो आपको सारी चीज़ें एक्यूरेटली 100% करेक्टली बताएगा। लेकिन आउट ऑफ ट्रेनिंग डेटा अगर आप उससे कुछ पूछते हैं तो वो आपके पास बिल्कुल गलत प्रेडिक्शंस देगा। अभी ओवर फिटिंग किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा मॉडल ओवर फिट ना हो। क्यों? क्योंकि ओवर फिट होना एक गलत इम्प्रेशन है कि आपके पास डेटा ट्रेनिंग पर तो अच्छा परफॉर्म करेगा, टेस्टिंग और दूसरी इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं। लेकिन हमारा गोल तो ये नहीं है ना। हम लोग चाहते हैं कि हमारा मॉडल जब हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो हर एक अनसीन डेटा पर भी अच्छा परफॉर्म करे। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मॉडल है ना वो बिल्कुल ठीक तरह से वहाँ पर हर एक डेटा पर जो ना करे। तो लीनियर रिग्रेशन जो आपका मॉडल है ना, दैट इज़ लेस प्रोन टू ओवर फिटिंग। जबकि अगर हम लोग पॉलिनोमियल रिग्रेशन की बात करें, दैट इज़ मोर प्रोन टू ओवर फिटिंग। तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है हमारे पास लीनियर रिग्रेशन में और पॉलिनोमियल रिग्रेशन में, जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पर ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया। अच्छा, उसके बाद एक और भी कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर अंडर फिटिंग।
अब अंडर फिटिंग हमारे पास क्या होता है, ये जो है ना ओवर फिटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास इस तरह से है कि जहाँ पर अभी हमने जो डिस्कस किया ना, कौन सा डिस्कस किया, ओवर फिटिंग। तो ओवर फिटिंग में तो ये था ना कि आपके मॉडल ने आपकी ट्रेनिंग डेटा पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ट्रेनिंग डेटा पर टेस्टिंग डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब अनसीन डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अंडर फिटिंग क्या होता है, अंडर फिटिंग उसमें क्या होता है कि आपका जो मॉडल जो है ना, आपके उस डेटा के पैटर्न्स में से ठीक तरह से इंसाइट्स को कैप्चर नहीं कर पा रहा कि भाई अगर स्टडी आवर्स हैं और उसके एग्ज़ाम स्कोर हैं तो ये किस तरह से इसको इफ़ेक्ट कर रहा है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आपको ट्रेनिंग की एक्यूरेसी भी बहुत कम देगा, आपको टेस्टिंग की एक्यूरेसी भी बहुत कम देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग रिलेट कर लें कि भाई आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है, कोई चैप्टर दिया गया है बुक में से पढ़ने के लिए, तो आपने जो है ना, ओवर फिटिंग तो ये था ना कि आपने रट्टा लगा लिया। रट्टा लगाने की वजह से क्या हुआ कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर हमने आपसे बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लिया, अगर उसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमने डिफरेंट कर लिया तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अंडर फिटिंग में क्या है कि आपने जो है ना वो रट्टा भी नहीं लगाया, कि आपसे जो है ना वो चीज़ भी सही तरह से समझी नहीं जा सकी, तो जिसकी वजह से ना आपने उस बुक वाली डेटा पर अच्छा परफॉर्म किया, ना ही बुक से अलग से कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पूछा गया तो आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो अंडर फिटिंग में क्या होता है, ये मशीन लर्निंग में तब होती है कि जब आपके पास जो है ना जो पैटर्न्स होते हैं ना ट्रेनिंग डेटा पर, उनको भी मॉडल कैप्चर ना कर पाए, जिसकी वजह से ट्रेनिंग की एक्यूरेसी प्लस में आपके पास टेस्टिंग की एक्यूरेसी दोनों लो हो जाती है। सही है, तो ये आपके पास हो गया अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग में क्या था, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी हाई थी और जबकि टेस्टिंग की एक्यूरेसी लो थी। टेस्टिंग मतलब अनसीन डेटा, आप इसको सिर्फ टेस्टिंग ना कहें, अनसीन डेटा। सही है, तो ये था अंडर फिटिंग, जो कि ट्रेनिंग पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन टेस्टिंग पर बहुत बुरा। क्यों? क्योंकि उसने आपकी ट्रेनिंग डेटा को इतनी बार देख लिया कि उसे सिर्फ वही चीज़ जो है ना याद हो गई, जबकि अनसीन डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अंडर फिटिंग क्या, अच्छा अंडर फिटिंग के जो है ना कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं कि आपके पास जब डेटा कम हो ना तो मॉडल सही तरह से सीख नहीं पाता, कि आपने जो है ना उसे टोटल डेटा सेट में 5 रिकॉर्ड दिए, 1 2 3 4 5, और उसमें जो है ना स्टडी आवर्स थे 2 3 5 7 8, और उसके एग्ज़ाम स्कोर्स थे कि भाई 70%, 80%, 90%, 91, 92। अब जो है ना, अब अगर आप उस मॉडल को देंगे कि भाई किसी स्टूडेंट ने जब 12 घंटे पढ़ा है तो क्या रिजल्ट होगा, वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ से ही, इस डेटा से ही ठीक तरह से नहीं सीखा था। तो ये आपके पास अंडर फिटिंग होती है, जो कि ना ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करती है और ना ही आपके पास टेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गए आपके पास ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे पास जो है ना इन तीनों के बीच में डिफरेंस, तो वहीं से आपके पास अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट था। तो हमारे पास ये तीनों लीनियर जो है ना रिग्रेशन के मॉडल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं। लीनियर रिग्रेशन, जब आपके पास सिंपल डेटा है, 2 वेरिएबल्स हैं, उस तरह की डेटा के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे। ये आपको जो है ना, तो उस केस में आप लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास जो है ना आपके डेटा में मोर देन 1 वेरिएबल्स हैं, तो उन मोर देन 1 वेरिएबल्स में, मतलब मोर देन कौन से वेरिएबल्स, जो डिपेंडेंट वाले ना, सॉरी इंडिपेंडेंट वाले, मतलब इनपुट वाले, तो वहाँ पर अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करके कैप्चर करके आपको प्रेडिक्शंस करवानी है तो फिर आप मल्टीपल यूज़ करेंगे। पॉलिनोमियल आपके पास जो है ना नॉन लीनियर डेटा के लिए आपके पास कैप्चर करता है पैटर्न्स को। सो दैट वाज द अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी दैट वाज अबाउट द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज एल्गोरिथम्स। और अब इससे नेक्स्ट जो है ना हम लोग इसकी तो हमने इम्प्लीमेंटेशन देख ली, बाकी इसकी रिमेनिंग और इसकी जो कि हम लोग नेक्स्ट करेंगे।